नमस्कार, मैं पूजा खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आज हम आए हैं कैप्टन जगबीर मलिक, जो कि फौज से रिटायर्ड हैं और उन्होंने अभी रिटायर्ड होने के बाद इतने अच्छे काम स्टार्ट किए हैं समाज सेवा का, और उन्हीं से हम जानेंगे कि उन्होंने समाज सेवा में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या उन्होंने काम करने में क्या क्या रुकावटें का सामना करना पड़ा है। तो हम मिलवाते हैं कैप्टन जगबीर। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे आप कैप्टन रह चुके हो, फौज से रिटायर्ड हो, तो आपको वहां पे कैसा लगा? सबसे पहले तो वही एक्सपीरियंस बताइए हमें। देखिए, सेना एक ऐसा संस्थान है जो एक अलग से जीवन जीने का एक अभ्यास देती है। अनुशासन, आपस में भाईचारा और देश की सेवा, ऐसी बातें हैं जो सबको बांध के रखती हैं। तो वहाँ से सबसे बड़ी चीज जो हमको सीखने को मिलती है वो है अनुशासन, देश के प्रति समर्पण और देश के नागरिकों के लिए प्यार के साथ तहे दिल से उनकी सेवा करना। ओके। तो सर, जैसे आप रिटायर हुए, उसके बाद आप समाज सेवा में आए हैं, तो आपको कैसे लगा कि मुझे इसी लाइन में जाना चाहिए, मतलब समाज सेवा का कार्य करना चाहिए? मतलब कैसे दिमाग में आया आपका? देखो, मैं रिटायर आने के बाद लगभग 20 दिन के बाद ही हरकिशन मेमोरियल पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल लग गया था। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे बाकी बचे जीवन के साथ में मतलब यथार्थ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ रूट अलग है। तो मैंने लगभग 1 महीने के उपरांत जो है वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और समाज की सेवा करने का मैंने एक मन में संकल्प लिया और जितनी भी बन पड़ती है उतनी कोशिश करते हैं समाज की सेवा करते रहें। मैं जो है हर एक गांव के स्कूल में मैंने चार्ट बनवाए और कैरियर काउंसलिंग का कार्य शुरू में किया उधर स्कूल से छोड़ने के बाद। और मैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हफ्ते में कम से कम 2-3 स्कूलों का विजिट करता था और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बच्चों को बताता था कि आफ्टर 5th क्या करें, आफ्टर 10वीं क्या करें, 12th के बाद क्या करें, सेना में कैसे जाएं, देश की सेवा कैसे करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो मेरे को काफ़ी एप्रिसिएशन मिला था और अभी भी मैं अध्यापकों से मिलता रहता हूँ और जो भी बताता है कि आप मेरे स्कूल में आए तो मैं वहाँ जा करके बच्चों को उनके फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के बारे में गाइडलाइन देता हूँ। जैसे समाज सेवा में आपने जैसे स्टडी वगैरह के लिए आप लाइन दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है। और सर, जैसे अभी आप पेड़ पौधे वगैरह भी लगवाते हो और जो ब्लड वगैरह डोनेशन करते हैं वो भी करवाते हो, तो सर उनका कैसे क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे आप करवाते हो तो कुछ प्रॉब्लम आती है उनको लेके? देखो, पेड़ पौधों का तो ऐसा है, जब बारिश का सीजन शुरू होता है उस समय हमारी एक टीम है। वो पूरी टीम, चाहे वो सर्विस वाले हैं ज़्यादातर, कोई टीचर है, कोई ऑडिट विभाग में है, अनिल रोहिला जी हैं, राजवीर सिंह मलिक हैं मेरे गांव के, और मैं स्वयं हूँ, और हमारी अच्छी एक टीम है। हम पूरा जहाँ भी स्कूलों में जा करके, अस्पतालों में जा करके, डिस्पेंसरी में जा करके पूछते रहते हैं कि आपके यहाँ कितने पौधे लग सकते हैं, लगाने हैं हमने। तो हम वहाँ जा करके हम पौधों को लेकर के जाते हैं, स्वयं अपने उससे खरीद के ले जाते हैं, सरकार की नर्सरी से मिलते हैं तो वहाँ से भी ले जाते हैं। और हर सीजन में कम से कम 2-3 हज़ार पौधे हम जरूर लगवाते हैं। हमारे गांव में चमऋषि आश्रम पर हमने एक साथ उसकी सफाई करवा के, क्योंकि वहाँ बबूल के पेड़ और विलायती बबूल के पेड़ थे, वो सब हटा करके 1350 पौधे लगाए थे, जिनमें से 900 के करीब पौधे अभी भी बचे हुए हैं और हरियाली वहाँ पर है। ऐसे ही दूसरे गांव के लाडौत के स्कूल में, करनावटी के स्कूल में और अपना निदाना के स्कूल में, जगह जगह पर शमशान घाटों में भी हमने पौधे लगाए हैं। तो खेल के जो स्टेडियम है उनमें पौधे लगाए हैं, तो पौधे लगाते रहते। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि अगर हम प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन नहीं बनाएंगे तो बहुत आगे चलकर हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण को बहुत खतरा है। जैसे आप पेड़ पौधे लगवाते हैं तो उसमें जो खर्चा वगैरह आता है वो कहाँ से, कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? वो हम आपस में बांट लेते हैं।
जो आपकी टीम है? हाँ, हमारी टीम है। और अगर कोई बोलता है विशेष पौधा, किसी ने बताया, मान लो सरकारी नर्सरी में वो पौधा नहीं है, तो हम तुरंत खरीद के ले जाते हैं और हम आपस में उसका डिवीजन कर लेते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं आती। सर, कभी ये नहीं लगता आपको जैसे खर्चा लगता है तो सरकार को कुछ हेल्प करनी चाहिए? नहीं, सरकार उतनी हेल्प कर दे कि जैसे हम सरकारी नर्सरी में जाते हैं, वो पौधे हमारे को दिलवा दें, हम उतने से उनका शुक्रिया करते हैं। हम पौधे खरीदने से नहीं डरते कभी भी, क्योंकि पौधे हैं तो जल है और जल है तो जीवन है। जैसे अभी 6 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो उसमें आपने क्या समाज सेवा की थी? देखिए, लॉकडाउन में तकरीबन गतिविधियां रुकी हुई थी, फिर भी हमने एक एक दो करके, जैसे एक गौरैया चिड़िया है जो घरों में रहती थी पहले, आजकल दिखाई नहीं पड़ती, तो उनके लिए हमने एक एक दो जगह जो है ना जा करके लकड़ी के घोंसले बनवा करके लाए और उनको वहां पर लगाया, ताकि जो है पखेरुओं को भी जगह मिले और उनको भी आगे नस्ल बढ़ती रहे। तो सर, जो लॉकडाउन में जैसे कई बार जैसे दुकानें वगैरह बंद थी, खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, जो अपनी जगह पे जा नहीं पाते थे, उनके लिए आपने क्या किया? हाँ, देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, मैंने अपने एक्स सर्विसमैन साथियों के साथ में मिलकर के एक वॉलेंटियर टीम बनाई थी कि भाई हम कोरोना पीड़ित हैं या नहीं है, जो व्यक्ति कहीं पर पीड़ित नजर आए उसकी सेवा करेंगे। अपनी गाड़ियों के आगे हमने काफी जो A4 साइज के पेपर थे वो लगा करके और गाड़ी के ऊपर लगा दिया था कोविड-19 वॉलेंटियर्स। अगर किसी का मान लो परिवार का कोई सदस्य बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां तक जाने के लिए उस समय बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कोई साधन नहीं था, तो उनको हम अपनी गाड़ी से वहां पर लेके जाते थे, छोड़ते थे। और भी कोई अगर थोड़ी मोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी वो भी करते थे। हमने अपने गांव का जो बाबा चमन मंदिर है उससे 1,11,000 रुपए डीसी के साहब के पास में सहायता कोष में भी जमा किए थे। और गांव में हमने दवाई का स्प्रे कराया ताकि गांव में कोरोना फैलने से रोका जा सके। तो सर, जैसे आपकी टीम थी वो लगातार काम कर रही थी, तो फिर जैसे कई बार आपके कोई ऐसा हुआ जो आपकी टीम है उसके साथ में जैसे कोविड का कोई केस आ गया हो आपकी टीम वालों के साथ, क्योंकि कोविड में आप काम कर रहे थे? देखिए, कोविड का केस मैं आपको बताऊं, मैं जब कोविड ये फेज 2 था उस समय कोरोना खूब तेजी पर था, बहुत मौतें हो रही थी। तो सुबह लगभग 4:45 बजे एक दिन मेरे बेटे के पास में यहाँ से जनता कॉलोनी से एक फोन आया कि भाई जनानी का कि मेरा घरवाला बहुत ज्यादा बीमार है। तो मेरा बेटा तुरंत गाड़ी लेकर के गया, उनको हॉस्पिटल में ले गया और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 35 था। उन्होंने मेरे पास फोन किया कि पापा इसका जो है ना ऑक्सीजन लेवल 35 है। तो हमारे गांव के वहाँ पर एक डॉक्टर है, महिला डॉक्टर हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अंकल सॉरी वो आप। तो सर, अभी आपका क्या प्लान है, क्या कुछ नया करोगे? देखो, कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हर तरीके से समाज के काम आए, समाज की सेवा करें। हमने 32 साल सेना में सेवा की है, तो ये निर्णय लिया था कि अभी जो बचा हुआ जीवन है वो समाज की सेवा करने में बिताएंगे। जैसे हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल डिमोलिश 4 साल पहले हो गया था और सरकार आपको पता है आश्वासन के अलावा कुछ दे नहीं रही थी, तो हमने बहुत उसके लिए संघर्ष किया। हम अधिकारियों से लेकर के सीएम साहब तक मिले और अभी जाकर के हमें सफलता मिली, उसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी स्कूल बनना शुरू हो जाएगा। शिक्षा के लिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं रिटायर आया था तो उस समय हमारे गांव में जो स्कूल में एजुकेशन थी उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया और हमने एक स्कूल शिक्षा समिति बनाई। उसमें जो है गांव के जितने भी उस समय बड़े बड़े लोग आए थे, अधिकारी आए थे, तकरीबन उसमें 75,000 के करीब हमारे को उन्होंने कहा कि भाई स्कूल की सहायता के लिए आप ये लो। तो हमने एक अकाउंट खुलवा दिया बैंक में, किसी ने अपने पास पैसा नहीं रखा और उस पैसे से हमने दोनों स्कूलों में, लड़कियों वाले में भी लड़कों वाले में, सब में ग्रीन पैलन बोर्ड,
सीटिंग अरेंजमेंट जहाँ नहीं था उधर बेंच वेंच सब चीज बनवा करके स्कूल को एक स्पीड देने की कोशिश की। गेट के ऊपर दोनों तरफ, एक तरफ बच्चों के अटेंडेंस का, एक तरफ आज के समाचार हर रोज बच्चों को पढ़ने को मिले, ऐसी व्यवस्था हमने करवाई। और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राष्ट्रभक्ति के जो है कार्यक्रम हमने जोर शोर से पूरे उसके ऊपर फुल स्केल पर हमने शुरू करवाए। और कई बार तो मैंने खुद मंच संचालन किया, क्योंकि उनको ये आभास रहे कि भाई टीचर के साथ साथ हम भी फौजी भी हैं और टीचर भी हैं। और हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है गांव में करवाए और दूसरे गांव के लोगों को भी बुलाते थे, ताकि उन गांव के लोग भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे ही कार्यक्रम। अभी आपका क्या प्लान है, आप कब तक समाज सेवा में लगे रहोगे? जब तक सांस है। अच्छा, जब तक सांस। चलो ठीक है सर, धन्यवाद।